चलिए दोस्तों, तो रूल नंबर 42 की एक बार एनालिसिस और कर लेते हैं हम लोग। ऑल्दो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, हमने पहले समझ लिया, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर आपका एग्जाम अभी नियरली नहीं है, अभी आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, तो एक बार इसको भी सुनो समझो, आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग ही होगी और कुछ नहीं होगा। इनकेस आपका एग्जाम बहुत पास है और आपको दोबारा इसकी जरूरत नहीं है, आपको सही से समझ में आ गया है, तो आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो, जैसा भी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बार से रिपीट करते हैं। आप एग्जांपल्स भी आपके आएंगे और थोड़ा सा इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकली अमाउंट के साथ यूज होगा, ऑल्दो मैंने पीछे भी अमाउंट ले लिया था। चलिए जी, तो मेथोडोलॉजी ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस एंड रिवर्सल देयर। ठीक है सर, in many situations the amount of input tax involved in exempt non-business use is not easily discernible as common goods and or services are used for making taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस। तो कॉमन अगर होता है वहां पे गुड्स या सर्विसेज, तो उस केस में इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हम। बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए तो रूल नंबर 42 आया है। क्या कह रहा है? रूल नंबर 42 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स प्रोवाइड्स the methodology for apportionment of ITC on inputs and input services and reversal of ineligible credit as follows। रिवर्सल भी कर देगा और कितना आपको मिलना चाहिए वो भी बता देगा। ठीक है सर, क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है कंप्यूट करना है कॉमन क्रेडिट। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कॉमन क्रेडिट निकालने का। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि जो टोटल इनपुट टैक्स होगा उसको हमने टी मान लिया। किसका? इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का। कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही है, वो रूल नंबर 43 में होगी। अब इसमें से लेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहला कौन सा? वो वाले इनपुट जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको कतई नहीं मिलना चाहिए, हटा दो इसको। दूसरा, वो वाले इनपुट जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हुए हैं एग्जाम सप्लाईज के लिए, ये भी आपको कतई नहीं मिलना चाहिए, हटा दो इसको। तीसरा, वो वाले इनपुट्स जो कि आपके ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के अंदर आते हैं, सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन नंबर 5 जो है वो अलग से उसको कहता है कि भैया इसका इनपुट आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा, तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। देन जो निकल के आया ये वो आईटीसी है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इतना आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। हमारे पिछले वीडियो के हिसाब से एग्जांपल था 35 लाख रुपए का। ठीक है सर, अब हमने इतना आईटीसी क्लेम कर लिया। अब अपने को कौन सा चाहिए? अपने को चाहिए D1 D2। अगर आपको याद हो, D1 D2 इज द अमाउंट जो कि आप रिवर्सल करोगे। आप कहोगे इतना आ गया, इसमें से जो नहीं आना चाहिए उसको हटा देते हैं, बाकी तो जो रह गया वो आ गया, वो तो आ ही गया। मतलब कि हमने 35 लाख क्लेम कर लिया, इसके अंदर से हमें वो 11 लाख निकालने जो कि अपना इनएलिजिबल है, इसको बाहर कर देंगे तो जो बच जाएगा वो 24 लाख होगा, विच इज द एलिजिबल आईटीसी। ठीक है सर, उसको करने का प्रोसेस क्या बताया गया? तो कह रहे हैं कि अब इसमें से लेस करो वो वाला आईटीसी जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। मतलब ये तो आपको मिलना चाहिए इसका आईटीसी, तो वो आईटीसी भी कह रहे हैं इसमें से हटा दो, क्योंकि हमें ये एक्सक्लूसिवली पता है, तो इसके अंदर कोई विवाद नहीं है, इसमें से बाइफर्केशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ अब जो ये C2 बचा, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉमन आईटीसी, जिसमें से अपने को बांटना पड़ेगा कि कितना एग्जेम्प्ट का है, कितना नॉन बिजनेस पर्पस का है, और कितना जो है जो बचा हुआ अमाउंट होगा विच इज रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, तो हम इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, जो कि हमारा पर्पस है। इन दोनों को निकाल लिया तो बात पूरी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो T1 T2 T3 जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाता है। दो तरीके बताए गए थे, इनवॉइस लेवल जीएसटीआर 2 में जाएगा, समरी लेवल जो होगा वो जीएसटीआर 3B में जाएगा। ठीक है सर, पता है हमें कि वेयर आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एंड एग्जाम सप्लाईज कैन बी सेग्रीगेटेड एट इनवॉइस लेवल। कह रहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि उसको इनवॉइस लेवल पे सेग्रीगेट किया जा सकता है, तो द सेम विल बी एडेड टू T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, एंड बैलेंस क्रेडिट जो होगा वो T4 में सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप इनवॉइस देख के ही बता सकते हो कि अच्छा इतना अमाउंट जो है वो T1 का है, नॉन बिजनेस का है, इतना जो है वो T2 का है, मतलब वो आपका एग्जेम्प्ट का है, और इतना जो है जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ऑब्वियसली किसका होगा? T4 का होगा, मतलब टैक्सेबल सप्लाई का होगा। तो अगर ये एग्रीगेशन का आप काम पहले कर सकते हो तो आप पहले ही कर लो, T1 T2 T3 में कर लो। हो सकता है कि हम जब T1 T2 T3 T4 एलिमिनेट करें तो यहां पे 0 बचे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने सारा काम पहले से अच्छे तरीके से कर लिया तो हो सकता है कॉमन आईटीसी आपका निकल के ही ना आए। अगर आप सेग्रीगेट करना पॉसिबल है इनवॉइस लेवल पर, आप ये काम कर लेते हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि C2 आपका 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना आपको मिला है वो सारा एलिजिबल है, 35 लाख इसे एलिजिबल, D1 और D2 निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे, द पोर्शन आइडेंटिफाई एज pertaining to taxable supplies in C2 will be allowed as ITC। मतलब कि C2 के अंदर 3 पोर्शन है, 1 2 इनएलिजिबल वाले और ये वाला एलिजिबल है। तो कह रहा है कि वो वाला पोर्शन जो कि टैक्सेबल सप्लाईज के लिए होगा, जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए होगा, वो आपको मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। तो अगेन मैं बता रहा हूं, आपको वो नहीं निकालना है कि मिलेगा क्या, आपको निकालना है क्या नहीं मिलेगा। रिमेनिंग जो बच गया वो वही होगा जो आपको मिल रहा होगा। एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल आ गया, मेकिंग एन assumption that हवाई सप्लायर्स आर exempted। हवाई स्लीपर्स जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं। टेक अ केस ऑफ इजी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 वैरायटीज ऑफ हवाई स्लीपर्स एंड 5 वैरायटीज ऑफ अदर सैंडल एंड शूज। कह रहा है कि एक हवाई स्लीपर्स बनाते हैं और
2 वैरायटीज के और 5 वैरायटीज के बनाते हैं ये सैंडल्स और शूज। इसको बता दिया कि जो हवाई स्लीपर्स हैं वो आपके एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर। डाइज जो है वो यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल फुटवेयर। सभी फुटवेयर में क्या लगते हैं आपके डाइज लगते हैं। ठीक है, कॉमन वाली बात वो कर रहा है। ओके, हाउएवर ब्राइट पिंक इज यूज्ड ओनली फॉर वन ऑफ द हवाई वैरायटीज, मतलब एग्जेम्प्ट में यूज होता है। ये वो हो गया एक्सक्लूसिवली इनपुट यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है सही। ब्लैक इज यूज्ड ओनली फॉर सैंडल एंड शूज। सैंडल और शूज में कौन यूज होते हैं हमारे? ब्लैक यूज होते हैं, मतलब ये कौन हो गया? एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है सर। ब्लू एंड येलो आर यूज्ड फॉर ऑल वैरायटीज, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? कॉमन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? कॉमन की बात कर रहा है। ब्राउन इज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो ये तो अलग हो गया, ये एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस हो गया, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ, आपको देखो अलग अलग से यहां पे फाइंड आउट करना है। तो नॉन बिजनेस कौन सा था? ब्राउन, तो इसको क्या नाम दिया हमने? T1 नॉन बिजनेस का था। ब्राउन का पता लग गया। लेट्स एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कहा 10,000 रुपीज। ठीक है सर। इनपुट ब्राइट पिंक का कितना है? ब्राइट पिंक कौन सा वाला? जो कि एक्सक्लूसिवली था फॉर हवाई, मतलब एग्जाम, तो इसका 90,000 रुपए, इसको T2 का नाम दे दिया। T4 आपको पता लग गया कौन सा वाला? जो कि कॉमन था, जो कि आपका कॉमन था। कहां गया? ब्लैक इज यूज ओनली फॉर, सॉरी कॉमन नहीं, ब्लैक इज ओनली फॉर सैंडल एंड शूज, तो ये ओनली फॉर सैंडल एंड शूज था, विच इज नॉट एग्जेम्प्टेड, मतलब ये टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहा है। तो दिस इज T4 विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। और ब्लू और येलो ऐसे तो जो कि सभी में लगते थे, उसका एग्जांपल दिया 1,00,000 और 15,000, तो कुल मिला के आपका क्रेडिट कितना हो गया? 2,55,000। अब यहां पे ये नहीं देखना आपकी T3 नहीं आ रहा, T3 भी आ सकता था 17,500 वाला ब्लॉक क्रेडिट वाला, बट कोई नहीं, उसका एग्जांपल नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, अगर होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है सर। आगे टोटल पता लग गया 255। अब देखो ये एग्जांपल इतना सरल है कि आपको पता है T1 इतना है, T2 इतना है, T3 इतना है, इन तीनों को हटा दो तो पता क्या लग जाएगा? कॉमन क्रेडिट। क्या पता लग गया? कॉमन क्रेडिट 1,15,000। तो इसको ऑल्दो इन्होंने इस तरीके से किया कि पहले इन सभी को जोड़ दिया, 2,55,000 आ गया, फिर इन तीनों को इसमें से माइनस कर दिया तो 1,15,000 आ जाएगा। ऑल्दो यहां पे अपरेंटली दिख रहा है कि आप इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हो कि ये 1,15,000 जो है ये क्या है? आपका कॉमन क्रेडिट। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो। तो इन्होंने टोटल जोड़ा, उसके बाद T1, T2, T3, T4 इन सबको जोड़ा, 1,40,000 निकाला और उसमें से इसको लेस कर दिया तो 255 140 गया तो 1,15 निकल के आ गया, विच इज दीज टू फिगर्स। ठीक है सर। अब कह रहा है C2 1,15,000 है ना, इसको अपने को तोड़ना है। अब तो हमने कॉमन क्रेडिट निकाल लिया, C2 निकाल लिया, अब इसको ब्रेक कैसे किया जाए वो सीखना है अपने को। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में ब्रेक करने के लिए क्या रूल बताया गया था कि भैया एक तो निकालो वो वाला कॉमन क्रेडिट जो कि एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, और दूसरा टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पस। नॉन बिजनेस पर्पस तो सिंपल है कि C2 का निकाल लेना 5%, एग्जाम सप्लाईज का आपको देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए आपको क्या करना है? प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब कि D1 निकालोगे वो कैसे निकलेगा कि जितना भी C2 है, सपोज 1,15,000 रुपए, इसको आपको बांट देना है कि कितना एग्जाम सप्लाईज था और कितना आपका टोटल सप्लाई था। इन दोनों के प्रोपोर्शन में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो भी होगा वो क्या निकल के आ जाएगा? आपका D1। ठीक है, तो E इज व्हाट? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, और F क्या है? आपका टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है सर। अब यहां पे कुछ आपको नोट्स बताए गए थे, कुछ और जानकारी दी गई थी कि भैया E निकालने, F निकालने के लिए क्या क्या रूल लगाए जा सकते हैं, उसके क्या प्रोवाइजोस थे, क्या एक्सप्लेनेशन थे, वो और देखते हैं। कह रहा है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन का कोई भी टर्नओवर ना हो उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड में अपने को ये काम करना है, तो क्या करेंगे? तो उसमें आपने सीखा था कि भैया वैल्यूज ले लेनी, कौन सी? लास्ट टैक्स पीरियड की आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। एग्जाम सप्लाईज के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, तो आपको अब ये याद आ रहा होगा कि आपने पढ़ा था, आपने जब हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी सेक्शन 17 की, तो स्टार्टिंग में आपके एक्सप्लेनेशन में आया था सब सेक्शन नंबर 6 के बाद कि एग्जाम सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ती हैं और क्या क्या चीजें नहीं जुड़ती हैं। तो जब भी आप इसके टर्नओवर को कैलकुलेट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम सप्लाई में आपको इनको जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना। तो एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? रिवर्स चार्ज सप्लाई अगर कोई होगी तो वो भी आपके एग्जाम सप्लाई में जुड़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन है तो वो भी जुड़ेगी इसके अंदर। सेल ऑफ लैंड होगा तो भी जुड़ेगा, सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तो भी जुड़ेगा। कंडीशन क्या थी इसमें? सब्जेक्ट टू कंडीशन था। वो क्या कंडीशन था कि वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ईदर आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, हमने बहुत पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है सर। तो कहने का मतलब कि 4 बातें आपकी जुड़ती हैं, रिवर्स चार्ज, सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये 4 चीजें आपकी एग्जाम सप्लाईज में जुड़ेंगी। जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो जब वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई आपको निकालना होगा ई फाइंड आउट करने के लिए, तो इस ई के अंदर आपको इन 4 बातों को जोड़ना है। ठीक है। Thus, ITC attributable to such supply will need to be reversed। तो इसलिए हमें इनकी ITC को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के लिए हम इसको एग्जाम सप्लाई में जोड़ेंगे, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे कि एग्जाम सप्लाई का पोर्शन कितना है ITC का जिसको रिवर्स करने की आवश्यकता है। नाउ क्या एक्सक्लूड होगा, क्या एग्जाम सप्लाई में नहीं जोड़ा जाएगा? तो हियर एग्जाम सप्लाईज एक्सक्लूड व्हाट? ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड,
एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, जो कि स्पेसिफाइड पॉइंट था आपका 2 में जो ऊपर कवर हो गया था। ठीक है, तो शेड्यूल 3 के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज बताई गई हैं, जितनी भी लिस्ट डाउन किए गए हैं, वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके यहां पे एग्जाम सप्लाई में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है सर। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस वेयर द कंसिडरेशन इज ईदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट। याद आ रहा होगा, ये वाली चर्चा हमने पीछे बहुत करी हुई है। तो इस टाइप की सर्विस जो होगी, जहां पे आप इस टाइप का काम करते हो और आपको कंसिडरेशन में क्या मिलता है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलता है, तो वो वाली सर्विस भी आपकी यहां पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। However, value of such services included in the exempt supply where the same are provided by banking company or a financial institution including NBFCs। ठीक है ना, तो ये वाली सर्विस आपने देखा था, कंपनीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, लोन्स वगैरह देती हैं, हेल्प वगैरह करती हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट या डिस्काउंट कमाती हैं। तो ये वाली जो कमाई होती है, ये आपकी exempt सप्लाई की आती है, लेकिन यहां पे एक्सक्लूड है, यहां पे उसको आपको नहीं जोड़ना है। लेकिन अगर यही काम बैंक कर रही है, तो बैंक का तो ये मेन सोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, बैंक का तो ये मेन सोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। तो इस टाइप का सप्लाई अगर बैंक कर रही होगी और बैंक के अंदर अगर आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, चूज करना, मतलब बैंक ने अगर चूज किया है कि 50% वाला ऑप्शन नहीं लेना, ये वाला ऑप्शन लेना है, तो उस केस में आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये आपका एक्सक्लूड नहीं होगा। तो ये जो आपका यहां पे However, where the service is included in the exempt supply, value of such service is included, मतलब कि इस exclude के अंदर include की भी चर्चा कर दी गई कि भैया बैंकिंग और एनबीएफसी की बात करें तो उस केस में आपको इसको इंक्लूड करके चलना है। ठीक है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ध्यान देना, बाहर का गुड्स है, बाहर के बाहर ही जा रहा है, गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है, वेसल के द्वारा किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है? फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस, मतलब कि अभी कस्टम स्टेशन पे ही है, इंडिया के एक तरीके से बाहरी मान जाएगा, अभी तक इसको क्लियर करवाया नहीं गया है। टू अ प्लेस, कहां लेके जाया जा रहा है? टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब कि भैया अब सामान आया था, हमारे कस्टम पोर्ट पे रखा हुआ था, हमने उसको क्लियर करके इंडिया में नहीं लिया और यहीं से वो कहीं बाहर चला गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन वाली में भी जो आपके गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वो भी आपका यहां पे एक्सक्लूड होकर चलेगा, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया शेड्यूल 3 की बातों को नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट वाला पार्ट आपका ऊपर ही कवर हो जाता है, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग वाला। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विस किया जा रहा है, जहां पे कि अदर देन बैंकिंग और एनबीएफसी के द्वारा दी जा रही है सर्विस, और उनको क्या मिलता है? ब्याज और डिस्काउंट मिलता है, तो वो वाला भी आपका यहां पे एक्सक्लूड होकर चलेगा, एक्सेप्ट बैंकिंग और एनबीएफसी वाली बातें। और अगर कोई इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है वेसल के द्वारा, जो कि सामान आपका इंडिया में आया ही नहीं था, कस्टम स्टेशन से ही वो बाहर ले जाया गया इंडिया के बाहर, तो वो भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये तीन बातें आपको और ध्यान यहां पे रखनी है, एक्सक्लूसिव के सेंस में, और वो 4 बातें ध्यान रखनी थी इंक्लूसिव के सेंस में, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे तो ये सारी चीजें वहां दिखाई देंगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या आपको अमाउंट में जोड़ना है, क्योंकि जब ये E/F निकालना है तो आपको ध्यान होगा कि E निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा वो अच्छे से आइडेंटिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। Now, thus ITC attributable to supply need not to be reversed, मतलब क्या हुआ कि इन सभी के सप्लाईज पे हमें ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको यहां पे एक्सक्लूड करके चला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज एंड टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड्स दी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैट। ठीक है, तो ये आपने पीछे देखा था कि भैया जब भी आप वैल्यूज निकालोगे किसका? एग्जाम सप्लाईज का या फिर टोटल टर्नओवर का, तो उस केस में आपको टैक्स का पोर्शन या ड्यूटी का पोर्शन जो है वो आपको माइनस करके चलना होता है, उसको आपको नहीं लेना। जब भी आप वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई निकालोगे तो इनको आप एलिमिनेट करके चलोगे। अब आपका सवाल ये आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर अगर ये ड्यूटीज को रिड्यूस किया जा रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, स्टेट एक्साइज ड्यूटी को, सीएसटी को, वैट को, तो क्या यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, क्या इसको भी लेस किया जाएगा? नहीं, उसकी बात नहीं की जाएगी। किसकी बात की जा रही है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अब आप कहोगे कि सर एक्साइज तो खत्म हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी खत्म हो गया, वैट भी खत्म हो गया, तो ऐसे कैसे? तो इसका रीजन ये है कि कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसके ऊपर एक्साइज लगाया जाता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेची जाती है तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगाया जाता है, वैट भी लगाया जाता है। तो वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि आपके अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर है, उनके ऊपर ये टैक्स लगता है। तो उस सिचुएशन में जब आप उसका एग्जाम सप्लाई या टोटल टर्नओवर निकालोगे, कैलकुलेट करने बैठोगे, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनके टर्नओवर के ऊपर, उन सप्लाईज के ऊपर जो ड्यूटी लग रही होगी उसको आपको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, और ये दोनों में, एग्जाम में भी और टोटल टर्नओवर में भी, मतलब ई में भी और एफ में भी, दोनों में ही ये ड्यूटी का पोर्शन जितना होगा वो सारा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज, मतलब कि जैसे आपने ऊपर देखा इंक्लूड करना है, तो वैल्यू ऑफ जो एग्जाम सप्लाई के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वैल्यू एडॉप्टेड फॉर पेइंग स्टैंप ड्यूटी। मतलब कि अभी आपने ऊपर देखा पॉइंट जिसके अंदर आपको ध्यान आया, 4 बातें थी, उसमें सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग था, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग को आपको इंक्लूड करना था। ठीक है जी, इंक्लूड करोगे, कितने
अमाउंट लोगे, तो कहा जा रहा है कि वो वाला अमाउंट लेना है जो वैल्यू लिया गया है स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए। मतलब कि जो आपकी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको यहां पे इंक्लूड करके चलनी है। एंड अगर सिक्योरिटी की बात करें तो उसके इसमें क्या लेना है, तो सिक्योरिटी इज 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। मतलब कि जो भी सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन की गई है उसकी जो भी सेल वैल्यू है उसका 1% आपको ऐड करना है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बात अब ध्यान रखनी है कि जहां लैंड एंड बिल्डिंग की बात होगी वहां पे स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू लेनी है। जहां पे सिक्योरिटी की बात की गई तो ऊपर कहा गया कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी आपका वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनेगा। ठीक है जी, पार्ट बनेगा। कितना अमाउंट लेना है, तो जो भी उसकी सेल ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी उसका 1% जो होगा वो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के अंदर आपका ऐड हो जाएगा। बहुत माइनर से प्रोविजन है, बहुत सारे प्रोविजन है, मैं समझ रहा हूं, बट आप नोट डाउन करोगे तो आप अब नोट डाउन करोगे फिलहाल, और आगे चल के जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लोगे तो ये स्मूथली आपके दिमाग में जगह बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, अब ये जो ड्यूटी वाली बातें थी इसका एक्सप्लेनेशन देखो दिया गया, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है बट देखो इसको एक्सप्लेन किया गया। नीचे क्या कहा जा रहा है, प्रेजेंटली 1 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। इनके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है सर, लगती है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है, ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स। इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है सर, लगता है। वैट और सीएसटी किस पे लगता है, इज लेविएबल ऑन इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सेल ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस एंड एल्कोहलिक लिकर। इसको जब सेल किया जाता है विद इन स्टेट करेंगे तो वैट लगता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो सीएसटी लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएम, नेचुरल गैस आर प्रेजेंटली नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी एंड एल्कोहलिक लिकर जो है वो आउटसाइड है फ्रॉम द एम्बिट ऑफ जीएसटी। दस सप्लाई ऑफ बोथ दीज प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अल्कोहलिक लिकर बीइंग नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी विल बी एग्जम्प्ट सप्लाईज। मतलब कि भैया ये सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके एग्जम्प्ट सप्लाईज में आ जाएंगे। और टैक्सेस और ड्यूटी जो इसके ऊपर लगाया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वैट हो, चाहे सीएसटी हो, लेविएबल देयर ऑन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू देयर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी में आते नहीं, मतलब ये एग्जाम सप्लाई का पार्ट है। तो जब इन एग्जाम सप्लाईज को आप लेके चलोगे यहां पे और यहां पे, तो एग्जाम सप्लाई में जब लिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहां भी इंक्लूड हो रहा है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि एग्जाम सप्लाई मेरा 50 लाख का है और नॉन एग्जाम मेरा है 60 लाख का, तो जब 50 एग्जाम है तो टोटल कितना हो गया, 110। तो 110 का मतलब क्या हुआ कि वो वाला पार्ट यहां भी तो इंक्लूड हो रहा है, टोटल टर्नओवर के अंदर भी तो इंक्लूड हो रहा है। तो जब ऐसे वाले सप्लाईज को आप इंक्लूड करोगे एग्जाम के अंदर भी और यहां पे भी, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी ड्यूटीज लग रही होंगी, जो भी टैक्सेस लग रहे होंगे, वो आपको एलिमिनेट कर देना है, उसको आपको एक्सक्लूड करके चलना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नाउ एग्जांपल देख लो, पीछे वाले एग्जांपल के कंटिन्यूएशन में चलेगा। एग्जांपल ऑन हाउ द अपोर्शन कॉमन क्रेडिट इनटू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई। मतलब एग्जाम सप्लाई का पोर्शन किस तरीके से अपोर्शन किया जाएगा। तो इजी फुटवेयर विच मैन्युफैक्चर्स 2 वैरायटी ऑफ एग्जाम हवाई स्लीपर्स एंड 5 वैरायटीज ऑफ टैक्सेबल सैंडल्स एंड शूज हैज फॉलोइंग टर्नओवर इन द अक्टूबर। कितना था जी, 1,15,000 रुपए निकल के आया था कॉमन क्रेडिट, दैट हैज टू बी अपोर्शन। किस तरीके से अपोर्शन किया, तो टोटल टर्नओवर हवाई का था प्लस हवाई 1 प्लस हवाई 2 इज 3 करोड़। मतलब 2 टाइप की वैरायटी थी हवाई की, तो कह रहे हैं उनका टोटल टर्नओवर जो निकल के आया है हवाई 1 का हवाई 2 का, वो कितना निकल के आया, 3 करोड़। इसको हम क्या बोलेंगे, ई एग्जाम्प्ट वाला सप्लाई। और टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल वैरायटीज ऑफ टैक्सेबल शूज एंड टेंशन, सभी को जोड़ के अगर निकाले तो कितना निकल के आएगा, 2 करोड़। ये क्या है हमारा टैक्सेबल वाला पोर्शन। तो टोटल नहीं है, टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, विच इज व्हाट, एफ। तो ई निकल गया, एफ निकल गया। 1,15,000 को ई और एफ में बांट दो, मतलब 2:5 की रेशियो में बांट दो, सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो। तो 2:5 की रेशियो में आप बांटोगे और जो निकल के आया विच इज व्हाट 69,000, ये क्या हो जाएगा, ये D1 निकल के आया। मतलब हमने ई निकाला एक तरीके से 3:5 में। तो जो 3 पोर्शन है वो किसका है, एग्जाम्प्ट वाला, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, D1। ठीक है सर, D1 निकल गया। अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा, D2 निकालेगा। D2 बहुत ही सिंपल था कि भैया जो भी आपका C2 निकल गया है उसका 5%। D2 हम कह रहे हैं कि भैया इतना हमारे पास दिमाग नहीं है हम D2 फाइंड आउट कर सके, तो सीधा रूल बना दिया गया कि जितना भी C2 होगा, मतलब कॉमन क्रेडिट होगा, उसका 5% एज्यूम कर लिया जाएगा, क्या है, नॉन बिजनेस पर्पस का। तो वो D2 निकल गया आपका। अब D1 निकल गया ऐसे, D2 निकल गया ऐसे, दोनों को लेस कर दो, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका C3 विच इज एलिजिबल आईटीसी। ऑल्दो हमें एलिजिबल आईटीसी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेस्ट्रिक्टेड इनएलिजिबल आईटीसी। मतलब कि वो वाला आईटीसी जो कि इनएलिजिबल है, ताकि उसको हम रिवर्सल कर सके, बट फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया स्टेप 3 के अंदर कि आप एलिजिबल ऐसे निकाल सकते हो, लाइक 3 निकालेंगे C2 माइनस D1 प्लस D2, और ये दोनों जो है ये आपका क्या है, इनएलिजिबल क्रेडिट, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 4 में रिवर्सल डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा का पूरा क्रेडिट मिल चुका था कहां पे,
जहां पे हम C1 पे ही आए थे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें से T4 माइनस हुआ, ये तो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें D1 माइनस हुआ, इसको हटा दो, D2 को हटा दो, और जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इन एलिजिबल ITC था, उसको हमने क्या कर दिया, स्टेप 4 के अंदर रिवर्सल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बात की हुई थी, उसके बाद होती है हमारी एनुअल कंपैरिजन वाली, कि हमें एट दी एंड हमने ये मंथली या क्वार्टरली वाली एक्टिविटी को कर लिया, हमने इस सब रूल को फॉलो कर लिया। उसके बाद हमें बताया गया कि भैया एनुअल एक बार एक्टिविटी और कर लेना और चेक कर लेना कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस आ रहा होगा मतलब आपने कम रिवर्सल किया है तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, मतलब वो पैसा जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और अगर आपने ज्यादा कर दिया है तो आप उसका क्लेम कर सकते हो अपने आने वाले रिटर्न के अंदर, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर पीरियड का रिटर्न होगा तब तक आपको ये एक्टिविटी कर लेनी है, एनुअल कंपाइलेशन की एक्टिविटी कर लेनी है। ठीक है सर, तो कंप्यूट करना है C3 सेपरेटली फॉर ITC ऑफ CGST, SGST, UTGST, IGST। मतलब ये C3 जो हमने कंप्यूट किया है ये ऐसा नहीं कि सभी का टोटल कर लोगे, आपको ये अलग अलग करना है। CGST का अलग, SGST का अलग, UTGST का अलग और ITGST का अलग। ठीक है सर, कर लेंगे। कंप्यूट करना है आपको सिग्मा D1 प्लस D2। सिग्मा D1 प्लस D2 का मतलब क्या है, ये पूरे साल का, फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, बाय टेकिंग एग्जाम टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि हमने मंथली या क्वार्टरली को लिए एक्टिविटी को कर लिया, पूरे साल का एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या निकल के आता है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द सितंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि सितंबर मंथ की ड्यू डेट से पहले पहले, इन शॉर्ट 20 अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है सर, ये एक्टिविटी कर ली। उसके बाद कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इफ सिग्मा D1 प्लस D2 जो हमने यहां निकाला इज मोर देन, मतलब ये ज्यादा है, द अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स्ड एवरी मंथ, जो हमने एवरी मंथ रिवर्सल किया उससे ज्यादा निकल के आ रहा था तो पंगा हो जाएगा, आपको जमा करना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि द डिफरेंशियल अमाउंट हैज टू बी रिवर्स्ड इन एनी मंथ, किसी भी मंथ में किया जा सकता है। कब तक, टिल सितंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, एंड उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा एट द रेट 18% शुड बी पेड ऑन सच डिफरेंशियल अमाउंट। कहां से लेके कहां तक, 1 अप्रैल से लेके, मतलब आपने इस साल में ये जो भी कैलकुलेशन करी थी इसकी करने के बाद 1 अप्रैल से लेके, ये साल खत्म हो उसका जो 1 अप्रैल आया वहां से लेके जिस डेट तक आप पेमेंट करते हो उस पीरियड का आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा उस डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर जो कि आपने कम रिवर्स किया है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, इफ द अमाउंट रिवर्स्ड एवरी मंथ इज मोर देन सिग्मा D1 प्लस D2, मतलब आपने ज्यादा रिवर्सल कर दिया तो उस केस में क्या होगा, द एडिशनल अमाउंट पेड हैज टू बी क्लेम्ड बैक एज क्रेडिट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ नॉट लेटर देन द सितंबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर के रिटर्न से पहले पहले आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। क्लेम करते हुए इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब देने की बारी होगी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 42 की एनालिसिस। आई होप आपको पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन से भी समझ में आ गया था। जब हमने इसको किया तो दोबारा रिपीटेशन हो गई, कुछ एक एग्जांपल इनके अकॉर्डिंग आ गए और एट द एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एज अ होल रूल नंबर 42 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टेक्निकली आपको इसको समझना भी बहुत जरूरी था। चलिए जी, तो मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया है। अगले पार्ट में बात करेंगे रूल नंबर 43 की, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल, और जिसपे रिसेंट में अमेंडमेंट भी आई हुई है। आप देखोगे डार्क एरिया में उसको फ्रेम आउट किया गया है, या पूरा पिछला आप अमेंडमेंट उठाओगे तो उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा। मेरी एक अमेंडमेंट वीडियो भी है, उसमें भी उसकी चर्चा की गई थी। तो वो भी एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जो कि आपको अच्छे से आना जरूरी है। बात करेंगे उसकी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।